नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार सरकार का फोकस अब युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है ताकि राज्य के युवा उद्यमी बने और अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी रोजगार का सृजन कर सके। इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्य रूप से उद्योग विभाग 4 प्रमुख उद्यमी योजना चला रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति योजना, पिछड़ा और अति पिछड़ा उद्यमी योजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। तो वहीं बीते दिन कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति देने के साथ साथ दोनों योजनाओं के लिए 200 करोड़ स्वीकृति दी है। इस योजना के लिए जिलावार लक्ष्य तय होंगे और आवेदन भी ऑनलाइन लिए जाएंगे। कई चीज़ों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक माने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है, तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं, अब उसके बारे में एक आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 1/3 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है। नहीं, जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीज़ों का नहीं, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसकी बात हम नहीं कर रहे। बाकी जितनी सेवाएं उसके लिए जो किया गया था, तो अब उसको कर दिया गया घटा करके, जो 6 बजे तक का उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। तो अब सरकार युवाओं में स्वरोजगार उत्पन्न करना चाह रही है। इसके लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है और कई योजनाएं इसके लिए भी चलाई जा रही है। इसके चलते महिला उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इस योजना के लिए जिलावार लक्ष्य तय होंगे, आवेदन भी ऑनलाइन लिए जाएंगे और 200 करोड़ की स्वीकृति योजनाओं के लिए दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति योजना, पिछड़ा और अति पिछड़ा उद्यमी योजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। तो बीते दिन कैबिनेट ने 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी है। दोनों योजनाओं के लिए 200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ये योजनाओं के माध्यम से सरकार युवाओं में स्वरोजगार उत्पन्न करना चाह रही है और लगातार जिस तरीके से रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, रोजगार बेहद ही गंभीर मुद्दा बिहार में बना हुआ है, इस पर अब फोकस किया जा रहा है ताकि युवा स्वरोजगार उत्पन्न करें और साथ ही दूसरों को भी नौकरी दे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता कुमार गौतम सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से अब सरकार युवाओं की तरफ फोकस कर रही है, स्वरोजगार के लिए फोकस कर रही है ताकि युवाओं खुद का रोजगार उत्पन्न करें और दूसरों को भी नौकरी दे, तमाम योजनाएं चला रही है, कितना फायदा इससे होगा? देखिए, सरकार की किसी भी योजना का फायदा तभी होगा जब वो जनता के तक पहुंचेगी
जो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी फायदा होता नजर आएगा। वरना सरकार तो कई योजना चला रही है, लेकिन उस योजना को धरातल पर लाना, ये उनके अलग अलग जिले के जिला पदाधिकारी, उस विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। यही कारण है कि आज देखिए सरकार की जैसे कई योजनाएं चल रही, पोशाक योजना देख लीजिए या छात्रवृत्ति योजना, तो ये योजनाएं सीधे उन तक पहुंचती है। ऐसे में किसानों को लेकर के भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई कृषि विभाग की तरफ से। अब जिस SC ST को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, ये पहले से चली आ रही है, लेकिन ये इसलिए इस वक्त खास तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना का वक्त है। कोरोना के संकट की घड़ी में जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें रोज कमाने और रोज खाने वालों को दिक्कतें हो रही है, ऐसे में सरकार के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है कि सरकार जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए उद्यमियों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है। जी आपने देखा जी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरीके से सरकार अब ध्यान दे रही है रोजगार को लेकर और तमाम यही मुद्दे लेकर सरकार जो है चुनावी मैदान में उतरी थी, तो क्या अब लगता है कि जो मुद्दे लेकर सरकार आई थी, रोजगार उसमें प्रमुख मुद्दा था, तो अब धीरे धीरे सरकार उसकी ओर बढ़ रही है? आपने ठीक कहा कि जिस वक्त चुनाव का समय था, चुनाव के समय कई वायदे किए गए थे। विपक्ष जो आज विपक्ष में है, उस वक्त उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो वो 10 लाख नए युवाओं को रोजगार के तौर पे पहली कैबिनेट की पहली बैठक के पहले सिग्नेचर में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसी वजह से आज तेजस्वी यादव को इतना ज्यादा बहुमत मिला। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए, सरकार बनी नीतीश कुमार की, महागठबंधन की नहीं बन पाई। तो नीतीश कुमार की सरकार बनी, पहले से वो 15 साल से वो मुख्यमंत्री थे। हालांकि ये सच है कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता की है, बात चाहे बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो और कानून के राज की हो, तो इन 4 चीजों में 15 सालों में काफी बदलाव आया है। आज आप राजधानी पटना आएंगी और जो 10 साल पहले पटना आए थे वो बिल्कुल भटक जाएंगे। उनको लगेगा कि आज ये जो नई नई चीजें जो बनी है, रेलवे के ऊपर पुल बना है, तो ये विकास के सारे काम बिहार में हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं हुआ है, वो है रोजगार को लेकर की। और यही मुद्दा इस बार के चुनाव का जो मुद्दा था वो रोजगार था। तो तेजस्वी यादव के इस चुनावी वायदे के विपरीत जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में ये कहा था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था हम रोजगार मुहैया कराएंगे। और आप जिस विषय को लेकर आज जो ये चर्चा चल रही है कि हर वर्ग के लोगों को रोजगार कैसे मिले, उद्यमी कैसे आए, बाहर से निवेश कैसे हो, ये सब कुछ बिहार के उद्योग विभाग के ऊपर निर्भर करता है। यही कारण है कि आप देखिए बिहार में केंद्र की राजनीति करने वाले शहनवाज हुसैन को MLC के जरिए बिहार में मंत्री पद दिया जाता है, कैबिनेट में शहनवाज हुसैन को शामिल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में उद्यम लाने के लिए एक नए चेहरे, एक नए इन्वेस्टर को लाने के लिए एक बड़े चेहरे की जरूरत थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक उनके मंत्री परिषद के सभी विभागों के बंटवारे के साथ विभागीय मंत्री अपने अपने विभागों में रोजगार की बात नहीं सृजन करेंगे, तब तक ये बिल्कुल बेमानी होगी। ऐसे में जो बिहार के अंदर रोजगार का जो संकट है, इस संकट से तो पहले ही बिहार जूझ रहा है। अब इस कोरोना के संकट में उनके लिए दिक्कतें हो रही है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो लेबर मजदूरी का काम करते हैं। तो ये वाकई अभी संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में सरकार ने उन उद्यमियों के लिए एक नई पहल शुरू की है, ये और उनके खाते में कैसे डायरेक्ट पैसा जाए, DBT के माध्यम से जाए, ये सरकार को सोचना होगा। क्योंकि जो योजनाएं हैं, बात चाहे वृद्धा पेंशन की कर लें या किसी भी योजना की कर लें, सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन, उनका धरातल पर हकीकत में नजर आना, ये एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, तमाम समस्याएं उनके बीच खड़ी हो रही है इस कोरोना के दौर में, और इसी बीच में सरकार की तरफ से ये योजनाओं को पारित करना है, इनके लिए 200 करोड़ की राशि देना कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है फैसला सरकार का बन सकता है। तो किस तरीके से ये लोग जो है सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे?
पहले अलग अलग जिलों में जो उससे संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके संपर्क में आना होगा। सरकार के जो वेबसाइट है उसके जरिए भी ये तमाम चीजें कही जाती है और जी। उस वेबसाइट के जरिए जाकर के अपनी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पहले से भी बहुत सारी योजनाएं हैं और जी। इन योजनाओं का लाभ सरकार देती है, लेकिन जब से ये डीबीटी के माध्यम से आया है तब से वो सीधा उनके खाते में पैसा चला जाता है। जी। आप देखिए पोशाक की योजना में पहले गड़बड़ी आ रही थी, फिर छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी आ रही थी कि शिक्षक जो है बच्चों तक वो चीजें नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने उसको आधार से लिंक करके डायरेक्ट योजना का जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे जाते हैं। तो सरकार अगर चाहे, अगर सरकार की मंशा हो, आपने देखा कि बाढ़ के वक्त में सरकार ने कितनी बड़ी पहल की थी। जी। बाढ़ के वक्त में उनके जो अधिकारी है, उनके जो कर्मचारी हैं, वो सीधे उनका नाम और मोबाइल नंबर आधार से जोड़ते हैं और जो उनको राशि चाहिए, जो क्षति हुई है बाढ़ में, तो इसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति जो उद्यमी जो योजना है उसके तहत उनको राशि दी जाती है। इतना ही नहीं, बैंक के जरिए भी मुद्रा लोन या ऋण लेने की जो व्यवस्था है वो भी अभी के दिनों में बहुत कारगर हो रहा है और केंद्र सरकार भी कई योजनाओं को चला रही है, न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी कई योजनाओं को चला रही है। लेकिन उस योजनाओं को जनता कितना समझ पाती है, जनता कितनी जागरूक है, इसके लिए सरकार ने कोई जागरूकता अभियान चलाया है कि नहीं चलाया है, ये भी देखना होगा। लेकिन जी गौतम जी, ये मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना जो मंजूर की गई है कैबिनेट की तरफ से, ये जो फैसला लिया गया है, ये कैसी योजना है, क्या योजना है, ये किस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा? चीजें हैं, एक तो जो महिला उद्यमी है वो जीविका, जैसे जीविका दीदियां हैं, महिला उद्यमियां हैं, तो ये वहां पर ग्रुप बना करके वहां ग्रुप बना करके काम करती हैं, गांव में काम करती है, लघु कुटीर उद्योग चलाती हैं, या फिर ग्रामीण बैंक जो विकास बैंक है उसके जरिए वहां से उनकी एक खाते में पैसे जाते हैं ताकि वो कुछ कर सके अपने। जैसे मान लीजिए किसी को पापड़ बनाना है तो इस छोटे छोटे जो लघु कुटीर उद्योग है उसके लिए भी राशि दी जाती है। तो सरकार ऐसे लोगों को, ताकि खास करके महिलाओं को सशक्तिकरण के उद्देश्य से इन योजनाओं को चलाती है। और क्योंकि अगर एक महिला, देखिए शिक्षा को लेकर के भी सरकार ने महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी है, इसलिए क्योंकि अगर एक घर की महिला अगर शिक्षित हो जाएगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। तो ऐसे में इस उद्यमी के जरिए, इन्वेस्ट के जरिए आप अगर कोई काम करना चाहती हैं या कोई पहल शुरू करना चाहती है तो इसके लिए आपको सरकार बाकायदा ऋण देती है और ऋण का जो लोन होता है वो बहुत मिनिमम होता है। और दूसरी बात कि सरकार, इसके पहले भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना आई थी मुद्रा लोन, उसके तहत भी बहुत सारे बैंक के जरिए जो खाता धारक हैं उनको जरूरत के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी सहूलियत से किसी भी छोटे छोटे उद्योग को स्थापित कर सके, आत्मनिर्भर हो सके। आत्मनिर्भर जो शब्द केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया, इसी उद्देश्य से किया गया कि यदि आपको कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट में नौकरी नहीं मिलती है तो आप खुद से काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे कामों के लिए सरकार, ऐसे कामों के लिए बैंक ऋण देती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि इसके पहले भी कई योजनाएं लागू की गई है और कैबिनेट में इस तरह की योजनाएं, कैबिनेट की मुहर लग गई है। और ऐसे में अब तमाम जिलाधिकारियों को उस विभाग से संबंधित जो कर्मचारी हैं वो अपने। जी बिल्कुल गौतम जी, लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये योजना मंजूर तो कर ली गई, इसके लिए राशि भी दे दी गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक धरातल पर ये आता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे लोगों तक इसके योजना का लाभ पहुंच पाता है, कैसे लोग इसका लाभ ले पाएंगे, स्वरोजगार में कैसे ये लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी योजना मंजूर की गई है। इसके लिए सरकार की तरफ से 200 करोड़ पारित किए गए हैं, 200 करोड़ की राशि दी गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा
सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ताकि राज्य के युवा उद्यमी बने और अपने लिए रोजगार उत्पन्न करे, साथ ही साथ दूसरों को भी नौकरी दे। इसके लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की तरफ से भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही है ताकि आत्मनिर्भर बन सके युवा। और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर ही केंद्र सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति योजना, पिछड़ा और अति पिछड़ा उद्यमी योजना को पहले भी मंजूरी दी जा चुकी है और अब मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए 200 करोड़ दिए गए हैं। अब लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कब तक इन योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखाई देगा, कब तक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें कि रांची यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। 24 अप्रैल तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। DSPMU और रांची विश्वविद्यालय 24 तक बंद किए गए हैं। UG PG की सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। PhD सबमिशन की तारीख बढ़ गई है। कोविड-19 सेल की अगली बैठक 26 अप्रैल को अब होगी। 24 अप्रैल तक सभी परीक्षाएं ऑफलाइन स्थगित कर दी गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी को 24 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बढ़ते संक्रमण के बचाव के लिए रांची यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक बड़ा फैसला लिया गया है रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस दौरान 24 अप्रैल तक के लिए यूनिवर्सिटी को ही बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल आस्था, देखिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये निर्णय को लिया गया है और हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था, जिस दिन उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की थी और बैठक में जो नया गाइडलाइन जारी हुआ था, इसमें तमाम परीक्षाओं को कह सकते हैं और तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उसी कड़ी में आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और छात्रों के हित के लिए निर्णय लिए गए, क्योंकि जिस तरीका से कोरोना की जो रफ्तार बढ़ते हुए देख रहे हैं झारखंड में और परिस्थितियां कह सकते हैं हाथ से बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस निर्णय को लिया गया और 24 अप्रैल तक रांची यूनिवर्सिटी के तमाम कह सकते हैं विभागों को बंद करने का एक आदेश भी दिया गया है। जी, जिस तरीके से ये आदेश दिया गया है 24 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी बंद करने का, सभी परीक्षाएं रद्द करने का, 24 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है, उसके बाद क्या इस पर दोबारा विचार किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आस्था, तमाम सरकार के पदाधिकारी, शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों के जितने भी कह सकते हैं पदाधिकारी हैं, वो लगातार इस बातों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और 24 अप्रैल तक का एक आकलन का तारीख दिया गया। अगर 24 अप्रैल तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो सरकार के साथ साथ अब कह सकते हैं राज्य की जनता भी लॉकडाउन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि 24 अप्रैल तक हम उन चीजों को आकलन कर रहे हैं, परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं। अगर परिस्थितियां काबू से बाहर होती जाती हैं तो उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है और लॉकडाउन जैसी स्थिति भी झारखंड में देखने को मिल सकती है। जी, नए लोगों की अगर बात की जाए, नए छात्रों की बात की जाए जो PhD या फिर अन्य जो कोर्सेज करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हुए थे, इस यूनिवर्सिटी के बंद होने से 24 तारीख तक में क्या कोई असर उन लोगों पर पड़ेगा, उन छात्रों पर पड़ेगा? जो शुरुआत हुई थी तो कह सकते हैं एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, वो है शिक्षा का क्षेत्र। और कह सकते हैं कॉलेज की अगर छात्रों की बात करें, चाहे स्कूल वर्ग के छात्रों की बात कर ले, तमाम लोग परेशान हैं। ऑनलाइन क्लासेस में उतनी सुविधा नहीं हो पा रही थी, उतना ग्रैप्स बच्चे नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागी थी कि 2021 की शुरुआत हुई है, कोरोना उस टाइम नियंत्रण में था, लेकिन होली के बाद से जो कोरोना में विस्फोट देखने को मिला, उसके बाद से ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार 2021 का भी वर्ष है, तो कह सकते हैं वो पूरा ऑनलाइन ही क्लासेस के माध्यम से बीतेगा और तमाम लोग इस बात के तैयारी में लग गए हैं कि ऑनलाइन से
दूसरा विकल्प और कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आपने बात कही कि जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते थे, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते थे, हालांकि सभी एडमिशन फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया है। इसमें बच्चों को परेशानियों का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरीका से शिक्षा प्रबंधन इस बात को पूरी तरीके से समझ रहा है, उसी को लेते हुए कहीं ना कहीं इस निर्णय को लिया गया है। और ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है। और वजह सिर्फ एक है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कैसे काबू पाया जा सके, कैसे छात्रों को सेफ हम लोग रख सकते हैं। जी, बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए ये जो फैसला लिया गया है, इसमें कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार मौजूद रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ही ये पूरी बैठक आयोजित की गई है। इनके अलावा और कौन कौन से लोग इसमें मौजूद रहे हैं जो महत्वपूर्ण इसमें भागीदारी निभा रहे हैं? रांची विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं और गण्यमान जितने भी लोग हैं वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। और जिस तरीके से ये बैठक एक प्लानिंग के तहत की गई है, प्रॉपर होमवर्क किया गया है इस प्लानिंग के पीछे कि छात्रों के भविष्य पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तमाम आकलनों के बाद कह सकते हैं ठोस निर्णय लिया गया है। और 24 अप्रैल तो महज एक आकलन के तौर पर लिया गया है। अगर परिस्थितियां और बद से बदतर हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इस तारीख को और आगे बढ़ाना भी पड़ा जा सके और हेमंत सरकार की तरफ से और भी कुछ निर्णय शिक्षा जगत को लेकर आ सकते हैं। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से अभी परिस्थितियां दिख रही हैं उस बीच में ये फैसला लेना कहीं ना कहीं छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और यूनिवर्सिटी ने भी परीक्षाओं से ज्यादा, यूनिवर्सिटी से ज्यादा छात्रों के स्वास्थ्य को महत्वपूर्णता दी है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो बढ़ते ग्राफ को हम देख रहे हैं और इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग की बात कर ले, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर, चाहे वो छात्रों की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं छात्रों की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है, छात्रों की जिम्मेदारी शैक्षणिक स्थानों के प्रबंधनों के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो निर्णय लिया गया है तमाम पहलुओं पर नजर बनाकर लिया गया है और छात्रों के हित में निर्णय लिया गया, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया, उनके परिवार को देखते हुए लिया गया। तो कह सकते हैं शिक्षा जगत में झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आज सामने आया है। जी बिल्कुल। शिक्षा जगत की अगर बात करें तो अभी ऐलान किया गया था कि शैक्षणिक संस्थाएं वगैरह जो भी रहेंगी शिक्षा से जुड़ी हुई सभी बंद रहेंगी। और बीते 1 साल से लगभग ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, चाहे वो स्कूल के छात्रों की हो, कॉलेज के छात्रों की हो, ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस फैसले को और बढ़ाने से, ये जो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा फैसला लिया गया है, इसको और बढ़ाने से छात्रों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? छात्र मायूस है तो कुछ छात्र खुश भी हैं क्योंकि देखिए सभी के घरों में ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। कह सकते हैं एक आय का स्रोत भी जरूरी होता है इन तमाम चीजों को आपूर्ति करने के लिए। किसी के घर में स्मार्टफोन नहीं है तो किसी घर में नेट की सुविधा नहीं है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ज्यादातर देखिए, ज्यादातर की तादाद में लोग ऑनलाइन क्लास को रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो बढ़ते संक्रमण से बस एक ही उपाय है जो बचाया जा सके और वो है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस का प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा जगत पर जरूर पड़ रहा है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो उसको बहुत बढ़िया से ग्रैस्प कर पाते हैं और कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ समझ भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही क्लास बेटर एक उपाय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है छात्रों के लिए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, जो RDS, PMU और रांची विश्वविद्यालय 24 तक बंद कर दिए गए हैं। ऑफलाइन परीक्षा 24 तक बंद कर दी गई है और अब अगली बैठक 26 अप्रैल को कोविड-19 सेल की होगी। उसके बाद ही आगे कोई भी निर्णय लिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए रांची अब धीरे धीरे सेल्फ लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है। राजधानी के कई व्यावसायिक संगठनों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का फैसला लिया। रांची के सबसे बड़े फुटपाथ दुकानदारों का मार्केट अटल स्मृति वेंडर मार्केट 19 से 26 अप्रैल तक बंद रहेगा। तो वहीं राजधानी रांची का मुख्य चौराहा अल्बर्ट एक्का चौक के पास शास्त्री मार्केट बंद कर दिया गया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी कई दुकानें स्वतः निर्णय लेते हुए बंद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक झारखंड सचिवालय सेवा संघ के सभी सदस्य सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा कर चुके हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यह निर्णय संघ की ओर से लिया गया है। सचिवालय सेवा संघ 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश की घोषणा करता है। विदित हो कि सचिवालय में 150 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और इसकी रफ्तार जारी है। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। सर्वविदित है
कि अभी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे कई सहकर्मी दम तोड़ चुके हैं और कई अस्पताल में भर्ती हैं। ये झारखंड की रांची की स्थिति को देखते हुए यहाँ की स्थिति इस वक्त बहुत ही भयावह है। जी सर जी। मैं आपको क्या बताऊं, कल मेरे एक अंकल जी एक्सपायर कर गए और एक मेरा मित्र बचपन का दोस्त, उनकी वाइफ डेथ कर गई और वहाँ पर जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सवेरे से हम लोग लाइन में लगे रहे, हरमू में मशीन भाई ठीक हो गई है, जब नंबर आया तो मशीन खराब हो गई। फिर कहते हैं घाघरा ले जाइए, घाघरा गए तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वीआईबी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।